सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में जान लिया था कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ जो हमारे आसपास जितने भी जीव जितने भी चीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, तो पदार्थ होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पदार्थ के भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ा था कि पदार्थ जो है वो कणों से मिल के बना होता है। पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करता है, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इन सब बातों को हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ के भौतिक अवस्था को जाना था। ठीक है, सो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आई बटन पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आपको ये बताते हैं। ठीक है, एंड उससे पहले मैंने पिछली वीडियो में क्या बोला था कि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इस सभी क्वेश्चन को, तो ये सब क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा वन शॉट में। ठीक है, उसमें क्या करवाऊंगा, मैं सारा क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा एंड चैप्टर को जो है चैप्टर का ओवरव्यू वन शॉट में दे दूंगा। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, पदार्थ की अवस्था। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पदार्थ का जो है 3 अवस्था होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, अपने आसपास के पदार्थ को क्या करें तो ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं, हम पाते हैं कि पदार्थ जो है वो 3 रूप में होते हैं। किस किस रूप में होते हैं, 3 रूप में। पहला क्या हो गया, पहला ठोस हो गया, दूसरा हो गया द्रव्य और फिर तीसरा हो गया गैस। ठीक है, तो हम लोग क्या पाते हैं, पदार्थ जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पदार्थ हम लोग के 3 प्रकार के होते हैं। पहले हो गया ठोस। ठोस मतलब बोले तो ये, ठीक है, ठोस मतलब क्या होता है, जिसका एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, उसका आयतन होता है, उसका द्रव्यमान होता है, वो हम लोग का ठोस हो गया। सबको हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग का हो गया ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस। ठीक है, पदार्थ की ये अवस्था इनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। इनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है, तो हम उन सबको आगे जानेंगे। ठीक है, अब हम पदार्थ की तीनों अवस्था के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है ठोस अवस्था। ठीक है, सो एक क्रियाकलाप में क्या दिया है, निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित कीजिए। पहले पेन जो मेरे हाथ में है, ठीक है, एंड उसके बाद बुक को है ना करना है, उसके बाद सुई करना है, लकड़ी का छड़ को करना है। ठीक है, इन सबको क्या करना है, इकट्ठा करना है। एंड इकट्ठा करने के बाद क्या करना है, हम लोग को इकट्ठा करने के बाद इन चारों के ऊपर, ठीक है, इन वस्तु के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनका क्या करना है, आकार बना लेना है। इनके क्या करना है, चारों ओर पेंसिल घुमा के इसका आकार बनाना है। ठीक है, क्या इन सभी का निश्चित आकार स्पष्ट है, क्या हम लोग को इन सभी का निश्चित आकार स्पष्ट है। इन पर हथौड़ा मारकर खींचने या गिराने से क्या होता है, इन सबको हम लोग को पता करना है। ठीक है, उसके बाद क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है। विसरण क्या होता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, विसरण क्या होता है, तो विसरण जब दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, तो जब भी दो विभिन्न पदार्थ मिलता है, उसका जब मिलन होता है तो उसको क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, सो क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है। ठीक है, बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है, यानी ये टूटते फूटते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी उदाहरण क्या हैं, तो सभी के सभी ठोस हैं, क्योंकि किसी में पेंसिल था, किसी में है ना सुई, लकड़ी का सुई था। ठीक है, बहुत सा था, सारा का सारा क्या था, ठोस है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि इन सभी वस्तु का क्या है, तो निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमा है तथा स्थिर आयतन है। यानी कि ये क्या है, नगण्य संपीड़ितता है, यानी कि ये मतलब जो है इसका जो है निश्चित आकार है। ठीक है, निश्चित आयतन है। उसके बाद बाह्य बल लगाने पर क्या होता है, ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। जब भी हम लोग बाहर से, मान लो ये बाहर से बल लगा रहे हैं, ठीक है, इसको बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये अपना आकार बनाए रखेगा। ठीक है, इस पर हम लोग अगर ऊपर से भी बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये अपना आकार बनाए रखेगा। अब ऊपर से बल लगाएंगे तो इसका डिस्प्ले फट जाएगा, ऊपर से बल नहीं लगाना है। ठीक है, तो क्या होता है, बल लगाने पर ठोस जो है, बाहर से बल लगाने पर ठोस अपना आकार को बनाए रखता है, लेकिन बल लगाने पर ठोस टूट सकता है। अगर हम लोग ज़्यादा बल लगाएंगे ना, इसके ऊपर ज़्यादा बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन इनका आकार नहीं बदलेगा। इनका क्या है, तो आकार कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, जो आकार में रहेंगे वही आकार में ये रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, तो ये दृढ़ होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, तो दृढ़ होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा। ठीक है, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, रबड़ बैंड को क्या हम लोग खींच के इसका आकार बदल सकते हैं। तो क्या ये ठोस हैं, हम लोग इस चीज़ पे विचार करेंगे। ठीक है, अब क्या दिया है, विभिन्न आकार के बर्तनों पर
रखने पर, विभिन्न आकारों के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। चीनी और नमक, अगर हम लोग डिब्बा में चीनी को रखेंगे, ठीक है, कोई भी छोटा सा डिब्बा में या फिर किसी भी बाउल में, कटोरे में चीनी को रखेंगे तो वो क्या करेंगे, तो वो अपना आकार ले लेता है, ठीक है, वो अपना आकार ले लेता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो क्या ये ठोस है, चीनी क्या ठोस है, नमक क्या ठोस है, ठीक है। उसके बाद स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, ठीक है। स्पंज क्या है, तो ये ठोस है लेकिन इसका संपीड़न क्या है, संभव है। ऐसा क्यों है, तो ये सभी ठोस ही है, ये सभी क्या है, तो ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा देने पर यह पुनः अपने मूल आकार पर आ जाता है। हम लोग मान लो रबड़ को ऐसे करके खींचते हैं ना, बचपन में खेले होगे, इस प्रकार के से खींच के किसी को मारते थे, ठीक है। रबड़ को ऐसे हम लोग खींच के रिलीज करते हैं तो वापस से वो अपने जगह पे ही आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये ठोस है, ठीक है, ये ठोस ही है, ठीक है। वह पुनः अपने स्थान पर आ जाता है, अपने मूल आकार में आ जाता है। उसके बाद क्या दिया है, अत्यधिक बल लगाने पर क्या होगा, ज़्यादा जब हम लोग बल लगाते थे, ज़्यादा कस के जब रबड़ को खींच देते थे ना, तो क्या होता था, वो टूट जाता था एवं हम लोग को चोट भी लगता था, ठीक है। तो क्या होता था, वो टूट जाता था एवं हम लोग को चोट भी लगता था। अब यहाँ पर क्या दिया है, चाहे हम शक्कर या नमक को अपने हाथ में ले ले, चाहे हम क्या करें, चाहे हम शक्कर या नमक को अपने हाथ में ले ले, ठीक है, या किसी प्लेट या जार में रखे, इनका क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलेगा। इनका क्रिस्टल, नमक, मान लो चीनी का आकार जो है, चीनी कैसा रहता है, चीनी आपका ऐसे रहता है, ठीक है। चीनी को अगर आप बर्तन में रखोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि ये चौखुट से गोल हो जाएगा, ठीक है, चौखुट से ये गोल थोड़ी ना हो जाएगा चीनी, ठीक है। नमक भी जो गोल है वो गोल के जगह पे तो पानी के जैसा तो नहीं हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, चाहे हम शक्कर या नमक को अपने हाथ में ले या प्लेट या जार में रखें, इनका क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते हैं, ठीक है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, ठीक है। तो क्या दिया, स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। स्पंज क्या होता है, तो एक प्रकार का समुद्री जीव होता है, ठीक है। जब इसमें है ना क्या होता है, इसको हम लोग दबाते हैं तो क्या होता है, इसमें से वायु का समावेश होता है, ठीक है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलता है जिससे इसका संपीड़न संभव है, ठीक है। मतलब इसको दबाते हैं एंड उसके बाद उससे वायु बाहर निकलता है। तो वो सभी क्या था, वो सभी हम लोग का ठोस अवस्था था, ठीक है। तो ठोस अवस्था क्या होता है, तो ठोस अवस्था वही होता है जिनका निश्चित आकार, निश्चित आयतन, ठीक है, और निश्चित द्रव्यमान हो, ठीक है। उसका क्या हो, निश्चित आकार और निश्चित आयतन हो। द्रव्यमान का निश्चित नहीं हो सकता, द्रव्यमान ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। अब द्रव्य अवस्था क्या है, निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित कीजिए। पहले हो गया जल हो गया, उसके बाद खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय, ठीक है। इन सभी को क्या करना है, इकट्ठा करना है। विभिन्न प्रकार के बर्तन का प्रयोग करें, विभिन्न प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करें, कभी कटोरा ले ले, कभी गिलास ले ले, कुछ भी ले ले, ठीक है। प्रयोगशाला के एक मापन सिलेंडर की सहायता से इन्हें बर्तन में 50 मिलीलीटर पर निशाना लगा ले, ठीक है। अब क्या होगा, इन द्रव्यों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, ये क्या होंगे, तो पूरा तरफ फैल जाएंगे, ठीक है। द्रव्य क्या होगा, तो पूरा फैल जाएंगे। इनका क्या होता है, निश्चित कोई आकार नहीं होता है। आप जो बर्तन में डालोगे ना द्रव्य को, वो उसी का आकार ले लेगा, ठीक है। फिर चाहे आप ग्लास में डालो, देखो ये मैंने बोतल में पानी थोड़ा सा है, ठीक है, पानी थोड़ा सा बोतल में मैंने पीने के लिए रखा था। तो अगर मैं बोतल में पानी रखा हूँ तो बोतल में क्या होगा, तो वो पानी बोतल का आकार ले लेगा। अगर मैं ग्लास में डालूंगा तो वो क्या होगा, तो गिलास का आकार ले लेगा, ठीक है। क्या दिया है कि प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव्य का आकार नहीं है। द्रव्य का क्या है, तो द्रव्य का कोई आकार नहीं है, लेकिन इसका क्या है, आयतन निश्चित होता है। इसका क्या होता है, तो आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेता है। इसका क्या होता है, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। जिस बर्तन में हम लोग इसको रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। द्रव्यों में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए ये द्रव्य नहीं लेकिन तरल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये तरल होते हैं, ठीक है। जैसा कि क्रियाकलाप में हमने देखा कि ठोस और द्रव्य का मिश्रण द्रव्यों में संभव है। ठोस और द्रव्य को जब हम लोग मिलाएंगे ना तो क्या होगा, द्रव्यों में संभव होगा। मैंने बताया था ना कि अगर आप पानी में क्या करोगे, पानी में अगर आप चीनी या नमक डाल के उसको मिला दोगे ना, देन उसके बाद फिर क्या होगा कि पानी के बीच जो रिक्त स्थान होता है, खाली जगह रहता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, चीनी और नमक का जो कण रहता है वो जाके उसमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अगर इतना लेयर तक पानी रहेगा, इतना लेयर तक, तो वो उसके ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है। जितना लेयर तक पानी रहेगा वो उतना लेयर तक ही रहेगा, ठीक है।
तो क्या था, तो ठोस और द्रव्य का विसरण क्या है, तो द्रव्यों में संभव है। वातावरण की गैसीय विसरित होकर जल में घुल जाती है, ठीक है। वातावरण में क्या होता है, तो गैस है ना विसरित होकर जल में घुल जाती है। यह गैस विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि जलीय जंतु जैसे पौधा के लिए अनिवार्य होती है। जलीय जीव हो गया, जंतु और पौधा के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। जैसे देखो जल में अगर कोई जीव रहता है, जल में अगर ऑक्सीजन घुला हुआ नहीं रहेगा तो वो सांस कैसे लेगा, ठीक है। मछली वगैरह सांस कैसे लेगा, ठीक है, यही है, ठीक है। अब क्या है कि सभी जीवधारी अपना जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। सभी जीवधारी क्या करते हैं, अपना जीवन को निर्वाह करने के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। आप लोग को पता है ना कि जल में जो मछली रहता है वो सांस कैसे लेता है, तो जल में जो ऑक्सीजन रहता है उसी के द्वारा वो सांस लेता है, ठीक है, उसी के द्वारा वो सांस लेते हैं। अब क्या है कि इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव्य में ठोस और द्रव्य में गैस तीनों का विसरण है। द्रव्य में क्या है, तो द्रव्य में हम लोग ठोस भी मिला सकते हैं और द्रव्य में द्रव्य भी मिला सकते हैं और द्रव्य में हम लोग गैस भी मिला सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पानी में चीनी को डालेंगे, चीनी क्या है, हम लोग का ठोस पदार्थ है, ठीक है। पानी में हम लोग अगर चीनी को मिलाएंगे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो पानी में अगर हम लोग चीनी को मिलाएंगे तो वो क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर पानी में हम लोग क्या करेंगे, पानी में देखे होगे बहुत लोग क्या करते हैं ना, अल्कोहल में जो शराब रहता है उसमें पानी मिला के पीते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि अल्कोहल अगर शराब में भी पानी मिलाते हैं तो वो भी क्या होता है, तो वो भी उसमें जो है वो मिल जाता है, ठीक है। यानी कि मतलब द्रव्य जो है, द्रव्य में यानी पानी में द्रव्य में जो है उसमें क्या होता है, तो द्रव्य में हम लोग का ठोस भी घुल जाता है, उसके बाद द्रव्य भी घुल जाता है और गैस भी घुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा क्या होता है, तो विसरण में जो है वो द्रव्य में क्या है, तो विसरण की दर अधिक होती है, ठीक है। ठोस में आप कुछ भी चीज़ को मिलाओगे वो मिलेगा, ठीक है। ठोस में आप किसी भी चीज़ को मिलाओगे तो वो जल्दी मिलेगा। हाँ, बहुत ऐसा रहता है जो मिल जाता है, लेकिन बहुत कम चांस रहता है मिलने का, ठीक है। तो वही बोला है, ठोस की अपेक्षा द्रव्य में विसरण की दर अधिक रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण जो है वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, द्रव्य अवस्था में जो है वो उसके पदार्थ के कण क्या है, तो स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं, ठीक है। और ठोस में क्या रहता है, तो ठोस में जो है वो गति नहीं कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, ठीक है। ठोस की अपेक्षा क्या होता है, तो ठोस की अपेक्षा द्रव्य में जो है वो रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अगर आपसे यहाँ पे पूछ दे कि ठोस और द्रव्य में अंतर बताओ, तो आप इन सब अंतर को लिख सकते हो, ठीक है, कि ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है, ठीक है। और उसके बाद पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से ठोस ये जो है द्रव्य में गति करते हैं और ठोस में गति नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद द्रव्यों में विसरण जो है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। आप यहाँ से उसका अंतर निकाल सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, जिससे कि आपको जो है वो कहीं ना कहीं तो फ़ायदा होगा ही, ठीक है। वो जो बहुत से लोग रहते हैं ना, नोट्स से पढ़ा देते हैं, नोट्स में जो है ना आपको मैं जान रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और इससे इंटरेस्टिंग देखने में वीडियो वही आपको लगेगा, या फिर एनिमेशन वाला जो वीडियो बनाते हैं इससे ज़्यादा अच्छा आपको वो वीडियो लगेगा। बट अगर मैं कहूँ ना कि आपको अगर टाइम तक, बहुत टाइम तक याद रहने वाला, तो आई थिंक आपको इस चीज़ से अच्छा याद उस चीज़ में नहीं रहेगा, ठीक है। एनिमेशन में आपको थोड़ा बहुत याद रह सकता है, लेकिन नोट्स वाला सिस्टम में क्या होता है ना कि आपने समझ लिया, नोट्स बना लिया, आपने उसे पढ़ के किसी भी प्रकार एग्ज़ाम को अपना निकाल लिया, ठीक है, बहुत अच्छे से, लेकिन आपको ये चीज़ जो है ना वो आपके दिमाग में नहीं रहता है, ठीक है। आप अगर आज से 2 साल बाद पढ़ोगे ना, तो फिर क्या होगा, उस टाइम आप जो है इस चीज़ को भूल जाओगे। आप किसी को अगर पढ़ाने बैठोगे ना तो आप उस टाइम भूल जाओगे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया है हम लोग का, आगे हम लोग का यहाँ पे दिया है कि जो है ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में जो है रिक्त स्थान भी अधिक होता है, ठीक है। अब हम लोग का क्या आता है, अब हम लोग का गैसीय अवस्था, ठोस और द्रव्य अवस्था हम लोग का जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का क्या आता है, अब हम लोग का गैसीय अवस्था आता है, ठीक है। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? आपने कभी देखा है, जो मतलब मेला वगैरह में आपने देखा होगा, जब आप छोटे होंगे या फिर अभी भी जाते होंगे तो मेला में आपने देखा होगा
कि एक सिलेंडर लेके रखता है, ठीक है, एंड उसमें जो है वो हवा भरता है, गैस भरता है, ठीक है। किस में भरता है? तो बलून में भरता है, ठीक है, गलत मत समझ लेना, ठीक है। तो उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे जब कभी भी जाके पूछिएगा कि भैया आप एक सिलेंडर से कितना गुब्बारे भरते हो, वो बताएगा नहीं, क्योंकि सोचेगा कि यार ये तो मेरा बिजनेस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, वो बताएगा भी नहीं। ऐसा मत कर लियो, ठीक है, जाके पूछना, कोई बात नहीं, अगर अच्छा आदमी होगा तो बता देगा। अब इसमें क्या दिया है कि 100 मिलीलीटर की 3 सीरीज ले। 100 मिलीलीटर का क्या करना है? तो 3 सीरीज लेना है, ठीक है, और उनके सिर को रबड़ के कॉर्क से बंद कर दे। अब बोलोगे भैया रबड़ का कॉर्क क्या होता है? देखो नीचे में दिया ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बस ये सीरीज लेना है, ये रहा रबड़ का कॉर्क, इससे बंद कर देना है, ठीक है। तो क्या बोला है? तो 100 मिलीलीटर की 3 सीरीज ले, उनके सिर को रबड़ से बंद कर दे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सभी सीरीजों के पिस्टन को हटा दे। पिस्टन यानी कि आगे वाला जो रहता है ना, वो जिससे सुई भोगा जाता है, वो वाला को हटाने बोल रहा है, ठीक है। अब पहली सीरीज में हवा रहने दे, दूसरे में जल और तीसरे में चौक के टुकड़े भर दे, ठीक है। पहले में क्या करना है? तो पहले में हम लोग को क्या करना है? जल्दी बोलो, हवा रखना है, ठीक है, एंड दूसरे में जल रखना है और तीसरे में चौक का टुकड़ा रखना है, ठीक है। अब क्या करना है? पिस्टन को वापस सीरीज में लगा दे। पिस्टन को क्या करना है? जो पीछे से जो जिससे मतलब ये करता है ना, हम लोग दबा के जो सुई अथी करते हैं, देते हैं, ठीक है, पिस्टन को दोबारा वापस से लगा दे, ठीक है। अब क्या होगा? पिस्टन को लगाने के बाद सीरीज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दे। वैसलीन लगाने से क्या होता है ना कि मतलब वो जो है ना, उसका फिसलन शक्ति जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे कि आप उसको मान लो ऐसे करके है ना, पीछे से है ना अथी कर रहे हो, इंजेक्शन दे रहे हो, पीछे से आप मतलब इंजेक्शन दे रहे हो ना, तो उसके अंदर अगर चौक भरा हुआ है तो वो अच्छे से फिसलेगा नहीं। इसलिए मैं बोला, मतलब मैं नहीं, बुक में दिया है कि उसमें वैसलीन लगा दो, ठीक है। तो पीछे से क्या करना है? उसमें वैसलीन लगा देना है, ठीक है। कहाँ गया वैसलीन वाला? ठीक है, वैसलीन लगा दे। अब क्या करना है? पिस्टन को सीरीज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। अब क्या करना है? तो पिस्टन को जो है वो क्या करना है? पीछे से जो है वो उसको दाबने का कोशिश करना है, पीछे से उसको संपीड़ित करने का कोशिश करना है। आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन जो है वो आसानी से अंदर चला गया? तो हम तो सोच के ही बता देते हैं भैया, जिसमें हवा है वो वाला पिस्टन आसानी से चला गया हुआ, ठीक है। तो अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? आप बोल रहे हैं भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि ठोस एवं द्रव्यों की तुलना में गैस की संपीड़न यानी कंप्रेशन, यानी कि जो मैंने ये जो इंजेक्शन था पीछे से मैंने इसको ये किया, प्रेस किया, तो सबसे जल्दी प्रेस कौन सा हुआ? तो एयर वाला, ठीक है। एयर वाला जो इंजेक्शन था सबसे जल्दी प्रेस हुआ, कंप्रेशन वही हुआ, संपीड़ित वही हुआ, ठीक है। तो हमारे घर में खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाला, क्या किया जाने वाला? उपयोग किए जाने वाला द्रवकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी गैस जो है, ठीक है, या अस्पतालों में दिए जाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो संपीड़ित गैस होता है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में क्या यूज़ कर रहे हैं? तो सीएनजी, जिसको कि क्या बोला जाता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो आजकल क्या कर रहे हैं? तो आजकल हम लोग वाहनों में किसका उपयोग कर रहे हैं? तो सीएनजी का। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है। कि मान लो अगर गैस में भरना है ना, ठीक है, गैस को भरना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कम स्पेस में भी ज़्यादा गैस को भर सकते हैं। अब ये नहीं कि 2 लीटर का टंकी है तो भैया 4 लीटर भर देना, नहीं तो वो उड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा मत करना। क्या दिया है? संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर से संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान भी भेजा जा सकता है, ठीक है। गैस क्या करते हैं? तो गैस भर के एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से भेज सकते हैं। हमारी नाक तक से पहुंचने वाला गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। क्या होता है कि हम लोग को सुगंध आ जाता है, नाक तक स्मेल आ जाता है, ठीक है, कि क्या बन रहा है रसोई में। हम लोग दौड़े दौड़े भागे भागे जाते हैं कि चलो कुछ अच्छा बना होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या होता है? तो हमारी नाक तक पहुंचाने वाला गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम लोग को पता चल जाता है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है, ठीक है, ये गंध क्या होती है? तो हम लोग तक कैसे पहुंचती है? तो खाने की गंध के कण वायु में क्या होते हैं? तो मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वायु में जो है उसके
गंध मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हमारे तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। कहाँ? तो बहुत दूर जा सकते हैं, पड़ोसी के भी घर जाते हैं। आप देखते होगे जब भी आपके पड़ोसी के घर में कुछ खाना बनता है ना, मीट वगैरह चिकन वगैरह बनता है ना, तो उसके घर का स्मेल हमारे घर पे आता है, ठीक है। तो उससे भी पता चल जाता है कि उसके घर में क्या बन रहा है, या फिर पनीर वगैरह कुछ भी बनता है तो वो स्मेल आ जाता है, ठीक है। तो पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसका तुलना ठोस एवं द्रव्यों के मिश्रण से करें, ठीक है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैस का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्र होता है, ठीक है। अगर हम लोग ऑक्सीजन में कार्बन मिलाएंगे ना तो वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ठोस में ठोस मिलाएंगे ना, देखो ये ठोस है, ठीक है, इसमें पिन कहाँ से आ गया भाई, ये ठोस है, इसको इसमें मिलाना चाहेंगे ये कभी मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। इसको मिलाना चाहेंगे ये कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा ताकत लगाएंगे ना तो ये भी टूट जाएगा और वो भी फट जाएगा। तो वही कि मतलब अत्यधिक रिक्त स्थान होने के कारण क्या होता है, गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्र होता है, ठीक है। अब क्या दिया है, अब देखो ठोस में क्या रहता है ना, तो ठोस में रिक्त स्थान इस तरह रहता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान रहता है, कम रिक्त स्थान रहता है, ठीक है। लेकिन द्रव्य में क्या होता है, तो द्रव्य के कण जो हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, ये एक दूसरे को उतना ज़्यादा आकर्षित नहीं करते हैं, ठीक है। इसके कणों के बीच जो है रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और गैस में क्या होता है, गैस के जो कण रहते हैं उसका रिक्त स्थान जो है रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वही इसमें दिया हुआ है। अब क्या दिया है, गैस अवस्था में जो है, गैस अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र रहती है। गैस अवस्था में क्या होती है, तो कणों की गति जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्र रहती है, ठीक है। आपको स्मेल जो है वो किचन का स्मेल आपको अपने घर तक आता है, दूसरे के किचन का स्मेल आपको अपने घर तक आता है, ठीक है। और उसके बाद आपके मुंह में पानी भी आता है, ठीक है। वो पानी नहीं रहता है, वो लार रहता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो इस नियमित गति के कारण ये कण जो है आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। ये क्या होता है, तो इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में बर्तन की दीवार से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है, ठीक है। जो गैस का दबाव कैसे बनता है, तो गैस जब भी जाता है तो वो क्या होता है, बर्तन की दीवारों से टकराता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, तो मैंने पहले ही बताया कि मैं क्वेश्चन को जो है वो दूसरे वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन अभी नहीं लेने का, एंड उसमें मैं वन शॉट में क्लियर भी करवा दूंगा सारा चैप्टर। ये जो चैप्टर है सारा नहीं, मतलब ये चैप्टर का सारा टॉपिक मेन टॉपिक को करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको इन सब वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखना है, टेंशन नहीं लो। तो चलो क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं फिलहाल। तो अब देखो, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? आपने कभी सोचा है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? बोलोगे हाँ भैया, पानी एक ऐसा चीज़ है जो अपनी अवस्था को बदलता है, क्योंकि अगर आप उसके बर्फ़ को जमा दोगे ना, पानी को जमा दोगे तो वो क्या होगा, बर्फ़ में बन जाएगा। उसके बर्फ़ को कैसे जमाओगे, ठीक है। तो पानी को अगर आप जमा दोगे तो वो क्या होगा, ठोस अवस्था में बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है। और उसको अगर आप है ना गर्म करोगे तो फिर वापस से वो वाटर बन जाएगा, ठीक है। एंड फिर उसको ज़्यादा गर्म करोगे तो वो वापस से क्या बनेगा, तो वाष्प बन के यानी गैस बन के वो आसमान में उड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपकी परी आपको छोड़ के उड़ चुकी है, ठीक है, वैसे ही उड़ जाएगा। अब क्या दिया है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो अपने परीक्षण से हमने जानते हैं कि जल अवस्था के 3 अवस्था में रहते हैं। जल जो है वो क्या रहता है, तो 3 अवस्था में रहता है। पहला क्या हो गया, तो पहला जो हमारा जो जल रहता है वो 3 अवस्था में रहता है। तो किस किस अवस्था में रहता है हम लोग जानते हैं। तो जल जैसे ठोस में क्या हुआ, तो ठोस में बर्फ रहता है, द्रव्य में जल रहता है, एवं गैस अवस्था में जल व वाष्प में रहता है, ठीक है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? जब भी अवस्था बदलता है तो पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्या इस प्रश्न का उत्तर हमें खोजना चाहिए? तो चलिए खोजते हैं कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव। जब भी तापमान का परिवर्तन होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब भी ठोस चीज़ रहता है, ठीक है, उसमें तापमान बढ़ाते हैं तो उसके कणों में क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेज़ी से कंपन करते हैं। कण क्या होता है कि बहुत अजीब तेज़ी से क्या होता है, तो वाइब्रेट करने लगते हैं, कंपन होने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदीप्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को
पार कर देती है। क्या करती है? तो कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर देती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़ अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। तो क्या करते हैं, जो ऊष्मा जब भी हीट देते हैं तो क्या करते हैं, पदार्थ जो रहता है, मतलब पदार्थ जो रहता है वो अपने क्या करता है, तो वो अपने जो है तो वो अपने क्या करता है, तो अपने उसमें जो है कंपन होने लगता है। ठीक है, और उसका जो है कणों में जो है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब भी तापमान बढ़ता है तो वो क्या होता है, कंपन होने लगता है और उसके कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एक अवस्था ऐसा आता है जब ठोस पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्फ ही पिघलता है, आप जैसे लोहा को भी पिघलते हुए देखे होंगे, लोहा को मेल्ट होते हुए, ठीक है, सिल्वर को मेल्ट होते हुए, एल्यूमिनियम को मेल्ट होते हुए देखे होंगे आपने। ठीक है, देखा ही होगा कहीं ना कहीं। न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर जब द्रव्य बनता है ना, तो क्या कहलाता है, गलनांक। एक पॉइंट डाल के लिख लेना, गलनांक क्या होता है। तो गलनांक उस ताप को बोलते हैं जब ठोस पिघलकर क्या होता है, तो ठोस पिघलकर द्रव्य में बदलाता है। ठीक है, और जब द्रव्य को हम लोग द्रव्य को जमा देते हैं और उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग ठोस में बना देते हैं, ठोस में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक। ठीक है, जिसको आप डिटेल में क्लास 10th में पढ़ोगे, अगर इसमें भी दिया होगा तो इसमें भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक याद रखना कि बर्फ जो है वो कब गलना चालू करता है, तो बर्फ गलना चालू करता है 273.15 केल्विन में। ठीक है, 273.15 केल्विन में। तो गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव्य में परिवर्तन को संगलन, ठोस से द्रव्य में परिवर्तन को क्या कहते हैं, संगलन भी कहते हैं, गलनांक भी कहते हैं और संगलन भी कहते हैं। यानी ठोस से जब भी द्रव्य में परिवर्तित होगा तो उसको हम लोग गलनांक भी कहेंगे और संगलन भी कहेंगे। ठीक है, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान क्या रहता है, तो तापमान समान रहता है। ठीक है, ऐसे में ऊष्मा ऊर्जा कहाँ जाता है, ऐसे में जो ऊष्मा का जो ऊर्जा रहता है वो कहाँ जाता है। ठीक है, तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है। ठीक है, जब तक जो है संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तब तक क्या होता है, तो तापमान नहीं बदलता है। ठीक है, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल भी वंशभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग हीट देके जो है पदार्थ का जो है जो भी ठोस पदार्थ है उसके अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि ठोस पदार्थ में हीट दे देना, लकड़ी में हीट दे देना और बोलोगे कि उसको द्रव्य में बदल देंगे, तो वो द्रव्य में नहीं बदलेगा, वो कोयले में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि अब उसके द्रव्य में बदलने के चक्कर में लकड़ी को आग में जला रहे हैं, जल 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 जा भैया जल जा, तो वो क्या होगा, तो वो उस समय ठोस में नहीं, वो बल्कि क्या होगा, गैस में और कोयले में परिवर्तित हो जाएगा। तो कोयला भी क्या रहेगा, ठोस ही रहेगा, वो द्रव्य में नहीं परिवर्तित होगा। ठीक है, तो इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान के बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। ठीक है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। ठीक है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, जैसे मतलब किसी भी बर्तन को हीट कर रहे हैं, वो हीट होते जाता है। ठीक है, हीट होते होते क्या होता है, वो हीट को एब्जॉर्व करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और हीट को एब्जॉर्व करके वो जब तक उसका तापमान नहीं बदलता है तब तक वो जो है गर्म ही रहता है बर्तन, वो क्या होता है, तो गुप्त ऊर्जा। यहाँ गुप्त ऊर्जा की अभिप्राय छुपी हुई से है। ठीक है, वायुमंडल दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रस्तुत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब यानी ऑक्सीजन में रखने पर किसी ठोस को गलने में जितना भी ये लगता है ऊष्मा का ऊर्जा लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे प्रस्तुत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ, 273 केल्विन, इसको याद रखना। ठीक है, तो 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी ताप पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, तो क्या होती है, तो बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल के ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं
तो कण अधिक तेज़ी से गति करती है। तो क्या होता है उस टाइम आप देखे होंगे जो जल को हम लोग ये करते हैं ना, गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है खौलने लगता है पूरा ज़्यादा, ठीक है। तो उसका कण क्या रहता है, तो बहुत तेज़ी से गति करने लगता है। एक निश्चित ताप पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। आप क्या देखे होंगे क्या होता है, तो वो आकर्षण बल को तोड़ के क्या होता है, तो स्वतंत्र होके जो है वो कुछ जो रहता है पानी का कण रहता है वो एवोपरेट होके वाष्प बन के ऊपर जाने लगता है, ठीक है। एंड कुछ क्या होता है, तो कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से छिड़कने लगता है, ठीक है। तो वही क्या होता है बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव्य उबलने लगते हैं इसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा मतलब मिस्टेक में क्वथनांक को क्या बोल दिया था, तो मतलब मिस्टेक हो गया था, ठीक है। सो क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक उसे कहते हैं हम लोग जिससे वायुमंडलीय दाब पर जिस ताप पर द्रव्य क्या होता है तो उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। और जिसमें है ना ठोस ये होता है गलना चालू करता है उसे गलनांक कहते हैं। द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। जल के लिए यह तापमान 370 डिग्री केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया है 273 + 100 = 373 केल्विन, ठीक है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं? वाष्पीकरण क्या होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है पानी वाष्प बन जाता है। इस तरह परिभाषित कीजिए जैसे हम संगलन की प्रस्तुत ऊर्जा को परिभाषित किए हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का क्या हो गया 373 = क्या हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तापमान पर क्या होता है, भाप बनने लगता है। उसमें क्या होता है, हम लोग का जो जल रहता है वो क्या हो जाता है, तो भाप बन जाता है, ठीक है। भाप के कणों में उसी ताप पर पानी के कणों में अधिक अपेक्षित ऊर्जा हो जाती है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ठोस अवस्था में जब ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है द्रव्य में बदलाता है, और द्रव्य में जब ऊष्मा देते हैं तो गैस में बदलाता है, और गैस में जब हम लोग शीतलता देते हैं, जब उसको ठंडा करते हैं तो वो द्रव्य में बदल जाता है, और द्रव्य को जब ठंडा करते हैं तो वो ठोस में बदल जाता है, ठीक है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, जब भी तापमान बदलेंगे तो क्या होगा, उससे पदार्थ की अवस्था बदल के हम लोग दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, ठीक है। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। जब भी हम लोग किसी भी पदार्थ को हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो वो क्या होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव्य और द्रव्य से गैस बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना क्या हो जाता है, ठोस में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि बहुत से पदार्थ हैं, ठीक है। तो ठोस अवस्था से सीधे गैस और वाष्प ठोस में बदल जाते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, तो हम लोग आगे जानते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कपूर का, ठीक है। तो कपूर आप जब भी जलाते हो तो क्या होता है, तो वो ठोस अवस्था से सीधे क्या हो जाता है, तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है, मैं आपको बताया नहीं, यहाँ पर से देख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब आगे क्या दिया है, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्य अवस्था से ठोस में बिना बदले जो गैस में बदल जाता है, जैसे मैंने कपूर का एग्जाम्पल दिया, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो जैसे जो है सो गैस से सीधा ठोस जो बन जाता है उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब दाब परिवर्तन का प्रभाव, तो अब क्या दिया है, दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्था में अंतर होता है, ठीक है। जब भी पदार्थ के कणों में क्या होता है, उसके रिक्त स्थानों में अंतर आती है, तो क्या होता है, पदार्थ के जो है अवस्था बदल जाता है, ठीक है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा, जब भी कोई सिलेंडर है उस पर है ना क्या करेंगे, तो है ना बल लगाने पर क्या होगा, तो क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, इसके कणों के बीच क्या होगी, तो दूरी क्या कम होगी, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव्य में बदल जाता है। जब भी दाब है ना ये होता है बढ़ता है और ताप जो है घटता है, तो क्या होता है, तो गैस जो है वो द्रव्य में बदल जाता है, ठीक है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है।
तो वो क्या रहता है, ठोस रहता है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडल दाब एक एस्पोमीटर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर हो जाता है। जब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे क्या हो जाता है, तो गैस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, तो ठोस CO2 क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जब वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर हो तो क्या होता है उस समय, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव्य में आए बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस भी कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, तो ड्राई आइस भी कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव्य और गैस दाब और ताप के द्वारा तय होती है। जब भी दाब बढ़ेगा या फिर ताप बढ़ेगा, ठीक है, दाब और ताप जब भी बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि द्रव्य से गैस में बदलना क्या कहलाता है, द्रव्य से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, और गैस से ठोस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, निक्षेपण। तो मैंने बताया कि जो है ना, मतलब गैस से सीधे है ना द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना जो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण। ठीक है, और जो ठोस से द्रव्य में होता है उसे क्या कहते हैं, संगलन या फिर क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, और द्रव्य से जो ठोस में परिवर्तित होता है उसे जमना कहते हैं। ठीक है, तो यही है। और जो सीधे है ना ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मैंने पहले ही बताया। वाष्पीकरण क्या होता है, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देने या दाब बदलना आवश्यक है। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या चाहिए, हमेशा क्या हम लोग को ये ही देना है, ऊष्मा देना है या फिर हमेशा दाब ही देना है। क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसी कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे क्या कोई द्रव्य वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, बिना क्वथनांक में पहुँचे क्या होता है, तो कोई द्रव्य जो है वो वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे क्या होता है, तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आप जब भी जल को खुला छोड़ोगे बाहर में तो क्या होगा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि आप क्या करते हो, कपड़ा धो के आप सूखने देते हो तो वो क्या रहता है, उस टाइम भींगा हुआ रहता है एंड कुछ देर बाद क्या होता है, तो वो सूख जाता है। ठीक है, तो गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों से जल का क्या हुआ, एक और उदाहरण होगा भाई, ऊपर में मैंने शायद उसे स्किप कर दिया। ठीक है, नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या होता है, तो गीले कपड़े क्या होते हैं, तो सूख जाते हैं। ठीक है, गीले कपड़े क्या होते हैं, जब भी हम गीला कपड़ा को भिगो के देते हैं धूप में सूखने के लिए तो वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं। तो उसका पानी क्या होता है, तो उसका पानी क्या होता है, तो वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित ताप पर गैस, द्रव्य या ठोस के कणों की विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। इनकी क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा जो है वो एक निश्चित ताप पर होती है। तापमान अगर बढ़ेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, तापमान घटेगा तो गतिज ऊर्जा घट जाएगी। ठीक है, अब क्या दिया है, द्रव्य में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों को आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, द्रव्य की सतह पर स्थित कणों में कुछ ऐसे भी गतिज ऊर्जा होते हैं कि वे दूसरे को आकर्षित किए बिना ही मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे को आकर्षित किए बिना ही मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है, तो द्रव्य को वाष्प में बदलने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को 100 डिग्री सेल्सियस देना होगा। ठीक है, यानी कि 373 केल्विन देना होगा। ठीक है, 373 केल्विन देना होगा। तो अगर उससे कम पे ही द्रव्य वाष्प में बदल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। अब हम लोग देखते हैं कि इसके आगे दिया है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को क्या करते हैं, तो किस प्रकार प्रभावित करते हैं उससे देखते हैं। तो तापमान में वृद्धि होने से क्या होगा, तापमान में वृद्धि होने पर तापमान बढ़ने से अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। तापमान जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, तो कणों को क्या होती है, तो अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, एवोपरेट हो जाते हैं। उसके बाद आर्द्रता में कमी।
वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जो है ना जल वाष्प रहता है, वायु में भी आप सुने होंगे कभी कभी जो है वो जल के कण रहते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, अगर आप पानी को है ना क्या करते हो, पानी को फ्रिज में रख के लाते हो ना, उसमें अगर बोतल में फ्रिज जम जाता है बोतल में, तो क्या फ्रिज बोलते हैं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो बोतल में अगर बर्फ़ जम जाता है तो उसमें क्या होता है, आप देखते हो कि वायुमंडल से आके उसमें क्या होते हैं, बाहर में पानी जो है पूरा चिपक जाता है, ठीक है, पानी की बूंदे। तो क्या होता है, तो वायुमंडल में जो है वो जल वाष्प की मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होते हैं, ठीक है। हमारे वायु में क्या होते हैं, तो निश्चित मात्रा में जल वाष्प होते हैं। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी, जब भी क्या होगा तो जल वाष्प में वायु की मात्रा क्या होगी, तो पहले से अधिक होगी, तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। जब भी पहले से देखना आप क्या होगा कि ठंडी का मौसम रहेगा ना, तो उस समय जो है कपड़ा सूखने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि क्या रहता है, तो वायुमंडल में जो है वो जल वाष्प ज़्यादा रहता है। या फिर बरसात का दिन रहेगा, अगर पानी नहीं भी पड़ रहा है तो क्या होगा, तो उस समय आपका कपड़े को सूखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु से कपड़ा जल्दी सूख जाता है, ठीक है। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। जब भी वायु ज़्यादा हवा चलेगा तो जल वाष्प का कण क्या होगा, तो वो उड़ जाएगा, जिससे वो आके हमारे कपड़ों पे नहीं चिपके या फिर और भी कोई वस्तु पे, जिससे क्या होगा, तो जल जो है वो वाष्प जल्दी बनेगा, ठीक है। जो भी हम लोग क्या करेंगे, जल क्या होगा, तो वाष्प जल्दी होगा, वाष्पीकृत जल्दी होगा, ठीक है, जिससे आपके जल वाष्पन की मात्रा क्या होगी, जल वाष्पन की मात्रा जो है घट जाएगी, ठीक है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है, ठीक है। अब ये भी जो टॉपिक है हम लोग को जानना है, ठीक है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होते रहता है। खुला हुआ बर्तन में अगर धूप में आप छोड़ दोगे, धूप में क्या किसी भी तरह आप छोड़ दोगे ना, गर्मी का मौसम रहेगा या धूप में भी, तो वो क्या होगा, वाष्पीकृत होते रहेगा, एवोपरेट धीरे धीरे होता रहेगा, ठीक है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित करती है, ठीक है। द्रव्य का कण क्या करता है, तो उसके आसपास जितनी भी ऊर्जा रहता है वो उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इस तरह आसपास के ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। आसपास का जितना भी ये रहता है ना ऊर्जा को, जब वो अवशोषित करता है तो क्या होती है, तो उस जगह पे शीतलता फैल जाती है, ठीक है। जैसे आप ये कूलर का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, तो पानी को क्या करता है अपनी और जो है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जलवाष्प में जितने भी पानी थोड़े थोड़े रहते हैं वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे शीतलता फैलती है, ठीक है। जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव्य को अपने हथेली पर गिराते हैं ना, तो क्या होता है, तो इसका कण हथेली या आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। तो क्या होता है, जब भी आप मतलब जिससे भी नेल पॉलिश का कलर हटाने वाला जो केमिकल रहता है उसको अगर अपने हाथ में डालोगे ना, तो उस टाइम क्या होगा ना, पूरा यहाँ पे पूरा आपको ठंडा लगेगा एंड आपके साइड में जो है पूरा जल वाष्प आके घेर लेंगे, ठीक है। जल वाष्प क्या होंगे, तो ऊर्जा जो है वहाँ पर घेर लेता है, ठीक है। और वाष्पीकृत क्या होता है, तुरंत वो वाष्पीकृत होने लगता है, एवोपरेट होने लगता है, ठीक है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। मैंने बताया कि हथेली पर जो है आपको ठंडा मिलेगा, ठंडक महसूस होगा, ठीक है। मैंने पानी नहीं पिया है ना, इसलिए बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। सो अभी पानी पीने जाऊंगा तो मतलब क्या होगा ना कि थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, फिर आके वीडियो को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी पानी पीने नहीं जा रहा हूँ, आके मैं पानी पीऊँगा, ठीक है। सो इसीलिए बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। गला क्योंकि सूख चुका है यार, गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि हथेली पे जब भी आप उसको लोगे तो क्या होगा, तो आपके हाथों में ठंडक शीतलता आएगी और वो जो है एवोपरेट होना चालू होगा, ठीक है। तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर क्या करते हैं, तो जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतलता बनाती है, ठीक है। गर्म सतह पे छत पे आप देखे होंगे बहुत से लोग क्या करते हैं, गर्मी दिन में पानी छिड़कते हैं, ठीक है। तो क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतलता होने के उदाहरण दे सकते हैं। तो गर्मियों में हमें सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए। अब ये भी तो सोचने की बात है कि भैया गर्मियों में हमें सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, ठीक है।
तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है। हर गर्मियों में क्या होता है, तो गर्मियों में हम लोग को ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसे कैसे शीतलता मिलती है कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव्य की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास की ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। तो द्रव्य के कण क्या करते हैं, द्रव्य के कण जो है आसपास जितने भी हमारे शरीर के आसपास ऊर्जा रहते हैं उसमें उसको है ना क्या करते हैं, तो एकत्रित करके वो वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, ठीक है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा जो है ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से क्या करती है, तो अवशोषित हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारे शरीर को जो है शीतलता महसूस होती है, ठीक है। वो क्या होता है, एवोपरेट होता है, जिससे हमारे शरीर को क्या होता है, तो शीतलता मिलती है, ठीक है। चूँकि सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, सूती कपड़ा क्या करता है, तो जल को ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है, इसलिए हमारा पसीना इससे अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत क्या हो जाता है, ठीक है, वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर बूंदे बूंदे नज़र आती है। मैंने बताया था ना कि आप अगर बोतल को ले जाके रखोगे फ्रिज में पानी भर के, वो बर्फ़ जम जाता है जब भी बोतल में, तो आप देखोगे उसके बाहर में क्या रहेगा, तो जो है आपको पानी की बूंदें नज़र आएगी, ठीक है। तो बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती है। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर क्या होते हैं, तो जल की बूंदें नज़र आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, जल्दी बताओ। क्योंकि पानी के संपर्क में आकर कम हो जाता है। क्या होता है, तो ऐसा क्यों होता है, जो पानी के संपर्क में आकर, तो यहाँ पर देखो, तो क्या होता है, तो किसी बर्तन में हम बर्फीली जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर जल की बूंदें नज़र आने लगती है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है, ठीक है। वायुमंडल में जो जलवाष्प की जो ऊर्जा रहती है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, और यह द्रव्य अवस्था में बदल जाती है। वायुमंडल में जो जल रहता है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, तो वो जब भी है ना ठंडे है ना पानी के या फिर बर्फीली कोई भी चीज़ के आसपास आती है, तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण वो क्या होता है, इसकी और अट्रैक्ट होते जाता है, ठीक है, जो हमें जल की बूंदें नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन मैंने बोला है नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, उस वीडियो को देखना, ठीक है। इन सब वीडियो से अच्छा वो वीडियो आपको लगेगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। एंड कहीं कहीं बोलने में मिस्टेक हुआ है, क्योंकि गला सूख गया है, पानी मैंने बहुत देर से पिया नहीं है, ठीक है। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ठीक है। और उस वीडियो को ज़रूर देख लेना और इसकी पिछली वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। चलो बाय।